नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 4 का बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त वीडियो जो कि विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को जरूर देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी देश में निवास करने वाले आदर्श नागरिक ही देश को महान बनाते हैं। इसी कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में नागरिकों के विषय में उनके ज्ञान जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक शास्त्र से जुड़े प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत में। प्रश्न 1, किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है सिंधी और संस्कृत। सिंधी और संस्कृत का प्रयोग भाषाओं के रूप में हमारे देश में नहीं किया जाता है। शेष ऑप्शनों का मैच मिलान नहीं सही है, तो यही ऑप्शन सही है। प्रश्न 2, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव केवल 6 मास तक रहता है। यदि 6 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए तो संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर वह राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने पर अधिनियम बन जाता है। यदि संसद के अधिवेशन के प्रारंभ के बाद पहले जारी किए गए अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए 6 सप्ताह के अंदर संसद में पेश नहीं किया जाता तो अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है बिक्री। बिक्री कर राज्य सूची का विषय है। बिक्री कर राज्य लगाता और वसूल भी करता है। प्रश्न 4, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है चुना हुआ मेयर। नगर निगम का औपचारिक प्रमुख चुना हुआ मेयर अर्थात महापौर होता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है विकास अधिकारी। विकास अधिकारी ऐसा अधिकारी है जो निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं होता है। प्रश्न 6, पंचायती राज किसमें आता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है राज्य सूची। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से बी सही है प्रखंड। पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना घटक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, न कि प्रखंड है। प्रश्न 8, न्याय पंचायत कार्य करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। न्याय पंचायत हमारे देश के कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य करता है। प्रश्न 9, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है कभी नहीं। संविधान में इसका प्रावधान नहीं है।
राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों की संवैधानिक तंत्र के फेल हो जाने पर लगाया जाता है, जबकि केंद्र में राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगाया जाता। प्रश्न 10, सामान्यतया ग्राम पंचायत किसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, कृषकों को वित्त देना। ग्राम पंचायत कृषकों को वित्त देने के लिए अनुबंधित नहीं है, न इसके लिए वो उत्तरदायी है, बल्कि ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण करना, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण करना और कृषि उत्पादन में सहयोग करना ये ग्राम पंचायत का कार्य है। प्रश्न 11, संसदीय लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। संसदीय शासन प्रणाली में दो कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक, जिसे हम शासनाध्यक्ष कहते हैं, जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न 12, लोकतंत्र है लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, अब्राहम लिंकन। लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा शासन होता है। प्रश्न 13, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, चुनाव। लोकमत तैयार करने के लिए हमारे देश में शक्तिशाली एजेंसी के रूप में चुनाव कार्य करता है। चुनाव के द्वारा सरकार का चयन होता है और उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो इस तरह चुनाव देश की शासन प्रणाली के लिए मुख्य तरीका है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, सरकारी प्रतिबद्धता। सरकारी प्रतिबद्धता घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है। सरकार जो भी चाहती है वह हर कार्य के लिए प्रतिबद्ध होती है और उसकी घोषणा ही उसकी प्रतिबद्धता का द्योतक है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। दोस्तों निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है, बाकी द्विदल पद्धति के लाभ में स्थायित्व, पूर्वानुमेय, समाज का मत ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना तमाम लाभ में आते हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, समाचार पत्र प्रकाशित करना। समाचार पत्र प्रकाशित करना एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य क्रियाकलाप नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल समाचार पत्र प्रकाशित नहीं करता, बल्कि वह बैठकें आयोजित करता है, जुलूस निकालता है, पोस्टर, चर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करता है और ज्यादा से ज्यादा मत बटोरने की कोशिश करता है और हर प्रकार से सत्ता प्राप्ति की कोशिश करता है। प्रश्न 17, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, 5। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस शामिल हैं। प्रश्न 18, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 2 वर्ष।
10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन आम सभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। प्रश्न 19, भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, गुटनिरपेक्षता। भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता यानी असंलग्नता पर आधारित है। अपनी तथा अपने साथ ही दूसरे देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करते हुए पारस्परिक सौहार्द कायम रखना ही गुटनिरपेक्षता का मूल है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। शेष शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं, एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदर करना पंचशील के सिद्धांत में शामिल है। प्रश्न 21, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, बेलग्रेड। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर आमंत्रित किया गया था। प्रश्न 22, भारत में न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका भारत में कैसी है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, स्वतंत्र। अर्थात भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, उस पर संसद का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या अन्य किसी का कोई अधिकार नहीं है। वह अपने माध्यम से स्वतंत्र रूप से निर्णय देती है और न्यायाधीश पर किसी का दबाव नहीं होता। प्रश्न 23, सबसे पहले किसने भारत के लिए संविधान का सुझाव दिया? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। हम सब भारतीय मिलकर संविधान बनाने का प्रयास करेंगे और अपने देश का एक बेमिसाल संविधान बनाएंगे। ऐसी उन्होंने पहली इच्छा जाहिर की, तब संविधान की मांग की गई। प्रश्न 24, एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, मंत्रिमंडल। एक संसदीय प्रकार की सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों के रूप में मंत्रिमंडल उपभोग करता है। मंत्रिमंडल ही सरकार होता है। मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री के सहयोग से सरकार का निर्माण करते हैं और देश के कार्यों का संचालन करते हैं। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, यूके। ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, यहां समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति संसदीय शासन की विशेषता प्रकट करता है। संसदीय शासन में 2 कार्यपालिका होती है, एक औपचारिक, एक नाम मात्र की तथा दूसरी वास्तविक। इस तरह नाम मात्र की कार्यपालिका जो होती है राष्ट्रपति के अधीन है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के अधीन है। प्रधानमंत्री जो भी निर्णय मंत्रिमंडल से लेता है राष्ट्रपति उसे स्वीकार करता है। यदि राष्ट्रपति न भी चाहे एक बार अस्वीकार कर दे, लेकिन दोबारा मंत्रिमंडल से निर्णय पास होने पर राष्ट्रपति अपने निर्णय को बदलने के लिए विवश होता है, वह प्रधानमंत्री की ही बात मानने के लिए बाध्य है। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए सही है, अधिनियम 83। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा
किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। प्रश्न 28, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कैसे चुना जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा के जो निर्वाचित सांसद होते हैं उन्हीं में से राज्यसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है, जिसे हम उपसभापति भी कहते हैं। प्रश्न 29, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 20। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं होंगे, ऐसा अनुच्छेद 81(1) में वर्णित किया गया है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभ्युक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को भाषण और अभ्युक्तियां संबोधित होती हैं और अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन होता है। तो दोस्तों, आज आप सभी ने पूरा वीडियो जिस तरह देखा है, आपने इसके लिए जो भी प्रयास किया, धन्यवाद के आप पात्र हैं। आपके लिए हमने आज 2 सवाल भी दिए हैं, इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। प्रश्न 1 है, सबसे पहले किसने भारत के लिए संविधान का सुझाव दिया था? और प्रश्न 2 है, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा तो उत्साहवर्धन हो ही, साथ साथ आपके साथ आपके दोस्त भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी लाभान्वित हों और आप नियमित रूप से अनुशासित होकर अपनी तैयारी करते रहें। कल मैं आप सभी के लिए इतिहास भाग 5 प्रस्तुत करूंगा। आप नियमित रूप से इसे जरूर देखें और अपना सुझाव भी हमें प्रेषित कर सकते हैं। दोस्तों, शीघ्र ही मैं आप सभी के बीच कल उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।